बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। इसमें ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर इसको पेपर में देखा जाता है बतौर लॉन्ग। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे तो आपको ये 6 से 7 दफ़ा, तकरीबन 5 से 6 दफ़ा के या इससे ज़्यादा आपको पेपर में ये नजर आएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट टाइम में होता है और सेकंड टाइम में और सप्लीमेंट्री भी होता है, तो ये मैक्सिमम आपको ये पेपर में नजर आएगा। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। इस टॉपिक को 2 से 3 एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल के साथ पहले एक्सप्लेन करूं और अगले पार्ट में भी आपके साथ एक्सप्लेन करूं और साथ में एग्जाम्पल को भी सोल्व करके दिखाऊं। सबसे पहले हमें पता है कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। उससे पहले हम एक बचपन में ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम इसको तबाह कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम काइनेटिक से पोटेंशियल में जा सकते हैं और पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म से हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है एनर्जी का पढ़ेंगे तो वहां हम उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमने मोमेंटम के बारे में कुछ एक वीडियो में पढ़ा, जो मेरी वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी। उसमें हमने मोमेंटम को एक्सप्लेन किया ब्रीफली। मोमेंटम के जो वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जो वहां से एमसीक्यू आता है कि उसका बेस यूनिट कौन सा है, उसका डिराइव यूनिट कौन सा है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर उसको आपने अच्छे से देखना है तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला होता है, अगर मैं इसको लिखूं तो होता है P = mv। यहाँ पे मैस भी बॉडी का है और वेलोसिटी भी, वो जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम हमारे पास शुरू में जो बेसिकली हमारे पास मैस पे और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है और वेलोसिटी कितनी है। अगर किसी का मैस ज्यादा हुआ तो चूंकि मोमेंटम मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और अगर उसकी वेलोसिटी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम तो हमारे पास और भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें कि मैस और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं? यहाँ से लिखूं, अगर वेलोसिटी नीचे आएगी तो इधर से हमारे पास मैस और वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे अगर दो चीजें आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होगी। अगर किसी का मैस ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम उस केस में, अगर दोनों का किसी ऑब्जेक्ट का मैस भी ज्यादा है वेलोसिटी भी ज्यादा है, या उसकी निस्बत उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी ज्यादा हो मैस कम हो तो मोमेंटम कम होगा। और मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। और न्यूटन सेकंड जो है ये हमारे पास डेराइव यूनिट होता है और ये आपके पेपर में अक्सर आता है कि हमारे पास इसका एसआई यूनिट क्या है, तो वहां पे लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने देखा कि मैस डिपेंड मोमेंटम डिपेंड कर रहा था मैस और वेलोसिटी पे। अगर इनमें से एक भी चीज जीरो हो जाए, अगर मैस जीरो हो, हमें पता है कि वैसे तो मैस हमारे पास जीरो नहीं होता, ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है हमारे पास जिसकी हम उसको मानते भी हैं लेकिन हमारे पास उसकी वेल डिफाइंड हमारे पास उसकी रीजन नहीं होती। ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो जीरो को मैस चाहे जितना भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो चीज जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा। अब यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कंजर्व रहने का मतलब है कि कोई, जैसे इसका किसी बॉडी का मैस है, शुरू में उसका मैस मोमेंटम कैसे है
और कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा, तो जितना मोमेंटम शुरू में था कोलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही होगा, तो उसके बोलते हैं कि ये कंजर्वेशन है, ये कंजर्व रहेगा। इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर पेपर में आ जाए मोमेंटम तो आपने फिर भी यही करना है, अगर लीनियर मोमेंटम कहते तो फिर भी आपने यही करना है, लेकिन आपकी 9th फिजिक्स में वो इसको इतना ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब सबसे पहले मैंने बात कर दी आपके सामने मोमेंटम के बारे में कुछ बातें की, तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो होता है कि जिसमें वो सिस्टम सिस्टम हमारे पास क्या होता है जिसमें कुछ ज्यादा बॉडीज हो, कि अगर कोई सिस्टम है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो बायोलॉजी फोर्स उस पे नहीं लग रही, तो वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आजादाना, जो आजाद सिस्टम है। जैसे हमारे पास कोई स्टेट आजाद हो तो वो किसी के तसल्लुत में नहीं होती, वो किसी के नीचे नहीं होती, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम वो हुआ a system, isolated system is a group of interacting bodies। हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज है जो कि आपस में कोलिजन करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी और या फिर आपस में रिलेशन में रहेगी, प्रोडक्ट में रहेगी, और विच नो एक्सटर्नल फोर्स, जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें एमसीक्यू पूछ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हमारे पास एक्ट नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स कह दे, मोमेंटम कह दे, तो हमने वहां पे एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या करना है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमारे पास एक्ट ना करे, तो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, या कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डिफाइन करते हैं कि होगा यूं कि चूंकि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, टकराने से पहले और टकराने के बाद में। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन बनी कि the momentum of an isostatic, the momentum of हमने स्टेटमेंट लिखी the momentum of an isolated system of two or more interacting bodies always conserve, या फिर हम लिख सकते हैं कि always remains conserved, या फिर always same, या फिर remains conserved, या फिर remains constant या remains same। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर डिफाइन पूछ ले आइसोलेटेड सिस्टम की तो आपने ये लिखनी है। उसके बाद अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जस्ट आपसे डिफाइन पूछे तो आपने लिखना है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व या रिमेन्स सेम, ठीक है, या रिमेन्स कंजर्व। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट हम लिखी इसकी, अब हम इसको एक्सप्लेन के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आपके ऊपर जो पहले एग्जांपल दी है वो बैलून की है। अब होता यूं है कि हमारे पास जो बैलून है, जैसे हम उसमें हवा भरते हैं, मुंह से हवा भरते हैं,
जब हवा भरते हैं तो आपको बैलून के अंदर हवा है, बैलून बदलता है खुद भी है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया। ठीक है, दो या उससे ज्यादा बॉडीज का जो सिस्टम, जैसे हम डिफाइन में हमने कहा है कि हमारे पास एक सिस्टम बन गया। तो अब रिलीज करने से पहले जब हमने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में है, वो तो मूव नहीं कर रहा। तो जब वो रेस्ट में है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जीरो जीरो हुई। तो मैं देखूं तो p मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv। जब उसकी वेलोसिटी हुई जीरो तो मोमेंटम हमारे पास कितना होगा, जीरो को m से मैच जितना भी बैलून का होगा तो मोमेंटम हमारे पास हो ही जीरो जाएगा। तो शुरू में उसका मोमेंटम जीरो होगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको सेट फ्री करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे हाथ से, तो अब उसमें से हवा नीचे की तरफ निकलेगी। जैसे ही हवा निकलेगी तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हवा निकली तो उसमें कुछ जैसे हमारे पास ये देखिए कि एक फल करेंगे, हमारे पास एक गुब्बारा है। अब इसमें से जैसे ही हवा निकलेगी नीचे की तरफ, हवा निकलेगी तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ आएगी। जब वेलोसिटी के साथ आएगी तो हमारे पास p इक्वल टू mv के अकॉर्डिंगली उसके पास मोमेंटम कुछ होगा। अब इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को हमारे पास उतना ही जीरो पे लेके आने के लिए, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास गुब्बारा जो है वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो कुछ देर बाद जाके ये रुक जाएगा। जैसे इसमें से हवा निकल जाएगी, ठीक है, इसका मोमेंटम जो खत्म हो जाएगा वो रुक जाएगा, वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। तो हमारे पास फिर से मोमेंटम जीरो होगा। जब ये रेस्ट की पोजीशन में आएगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी जीरो है तो फिर से मोमेंटम जीरो ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास उसको छोड़ने से पहले भी सिस्टम का मोमेंटम जो जीरो है, और छोड़ने के बाद भी हमारे पास जो सिस्टम है उसका मोमेंटम जीरो ही रहा। तो हमने क्या लिखा कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व, कि हमारे पास उसको छोड़ने से पहले भी उतना ही मोमेंटम था, जीरो ही था, बाद में भी उतना ही आया। तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कंजर्व है। अब हम इसकी एग्जांपल जो कि बुक में दी गई है, बड़ी वेल नोन एग्जांपल है। इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझना है कि सबसे पहले हमारे पास दो स्केल हैं। एक हमारे पास उसका नेम मैथ है m1, और दूसरा स्केल है जिसका मैथ है m2। फर्ज करें कि ये जो स्फीयर इसकी तरफ मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी के साथ, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी के साथ। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मूव करते करते, अब ऐसे मूव कर रहे थे, अचानक से जब ये टकरा गए हैं, जैसे ही टकराया, इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास m1 है ये टकराएगा m2 के साथ। जैसे ही आप उसमें टकराए, ये डायग्राम में मिस्टेक है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये आपस में टकराए हैं तो ये इनका आपस में कोलाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा कि फिर से जब वेलोसिटी मूव करेंगे, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को मैं शो करूंगा v1 के साथ, और ये m2 है, ये हमारे पास m1 है। अब जब ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसको मैंने v1 से कह दिया, और इसकी वेलोसिटी को मैंने v2 से कह दिया। यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं ताकि आप लोगों को वाले नजर आए। क्या हुआ कि दो स्केल हैं m1 और m2 मैक्सिमम है उनके, और ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ और u2 के साथ रिस्पेक्टिवली। जब आपस में ये टकराए तो उसके बाद फिर जब ये मूव करना शुरू हुए तो उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद चेंज हुई। लाजमन है कि ये कम हो जाएगी पहले निस्बत वेलोसिटी। तो ये जब जैसे ही ये वेलोसिटी हमारे पास उनकी चेंज हुई, तो मैंने चेंज वेलोसिटी को मैंने u1 और u2 को कह दिया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो उसके पीछे टकराएगा तो तेज हो जाएगा, और उसकी कम हो सकती है, हो जाएगी। अब इसको जब हमने पहले लैंड करेंगे कि आपके बुक पे तो लिखा भी है, यहाँ पे मैं चलिए इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जैसे मैंने कहा कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, कि जो u1 की वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है। तो इस तरह के इसके बाद आफ्टर टाइम की दे विल स्ट्राइक, वो आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद
इसकी जो वेलोसिटी है वो जो हमारे पास आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, ये बुक पे उसने लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा कि बिफोर कोलिजन, क्या टकराने से पहले। कोलिजन से पहले जो था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था, यहाँ पे देखें कि m1 था और का जो वेलोसिटी थी हमारे पास u1 थी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1। इसी तरह से हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 जो हमारे पास है वो m2 u2, चूंकि मोमेंटम हमें पता है कि mv होता है, मास है, और वेलोसिटी उसी की हम वेलोसिटी को लिखेंगे। अब जो हमारे पास टोटल मोमेंटम होगा वो इन मोमेंटम का सम होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हो गया टकराने से बिफोर कोलिजन। अब हमारे पास इसको मैं अगर देखूं तो टकराने के बाद जो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन के टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अब जैसे ये टकराई है तो वेलोसिटी m1 की v1 हो गई है, m2 की v2 हो गई है, तो मोमेंटम में क्या असर होगा, m1 का मोमेंटम होगा हमारे पास क्या होगा, m1 उसका मास है, अब इसकी वेलोसिटी v1 है, और इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम जो होगा m2 उसका m2 और v2 होगा, और जो टोटल हमारे पास मोमेंटम होगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में कि आफ्टर सम टाइम t दे विल कोलाइड एंड देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2, जो कि हम शुरू में लिख देंगे इसके बारे में, तो वो भी काफी है। तो अब ये हमारे पास मोमेंटम आ गया कोलिजन के बाद, और ये हमारे पास मोमेंटम आया कोलिजन से पहले। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने क्या कहा था कि टकराने से पहले और बाद में जो मोमेंटम है वो सेम रहे। लिखूंगा कि मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर collision equal to momentum of bodies after collision। के टकराने से पहले का और बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। अगर मैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखूं तो m1 v1 प्लस m2 v2 है हमारे पास, m1 m1 u1 प्लस m2 u2 है।
इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम है m1 v1 लेस m2 v2। तो डियर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन हमने यहाँ से निकाला था हमने पीछे, और आफ्टर का हमने निकाला। अब यहाँ पे देखिए कि टकराने से जो पहले उसकी वेलोसिटी को हमने u1 और u2 से डिनोट किया था, और टकराने के बाद v1 और v2 के साथ हमने तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली हमने इसको डिनोट किया है। तो जितना मोमेंटम देखिए गौर से कि टकराने से पहले है, जस्ट उनके नाम चेंज किए हैं हमने, क्योंकि हमारे पास टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जितना मोमेंटम ये है उतना ही मोमेंटम हमारे पास ये है। तो यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो हमें स्टेटमेंट ने कहा था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडी ऑलवेज कंजर्व, कि जितना पहले होगा बाद में भी हमारे पास इतना ही होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको साबित किया कि मोमेंटम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडी, हमारे पास यहाँ पे टू बॉडीज ही हमने ली थी, उनका मोमेंटम जो है हमारे पास कंजर्व रहता है। तो इस तरह से हमने इसको साबित कर दिया, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। और अब इसको जो हमने लिखना है पेपर में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। तो ये एक बार हमारे पास एक एमसीक्यू बन जाएगा, ये स्टेटमेंट आई, इसके बारे में हमने यहाँ से हमें लिखना है। सपोज किया है, यहाँ पे टाइम थोड़ा है और जगह कम होने की वजह से यहाँ पे नहीं लिखा, बुक पे लिखा हुआ है कंसीडर टू बॉडी m1 एंड m2 के बारे में लिखा है कि वो इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रही हैं, कराई है, उनकी वेलोसिटी u1 और u2 v1 सॉरी और v2 में कन्वर्ट हो गई है। फिर हमने बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाला हर बॉडी का, फिर आफ्टर कोलिजन निकाला मोमेंटम हमने। तो हमारे पास जो है उनका मोमेंटम को हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम देखा। तो हमारे पास मोमेंटम जो है इनिशियल जो ट्रांस से पहले और बाद का मोमेंटम हमारे पास सेम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो गया।